कहानी कुर्सी की में बात बिहार की करते हैं। बिहार में जातिगत सर्वे के अब और डेटा जो है और आंकड़े सार्वजनिक किए गए बिहार सरकार की तरफ से। अब आर्थिक आंकड़े भी जारी कर दिए गए हैं। बिहार में किस जाति के कितने लोग गरीब हैं, इसका डेटा बिहार की सरकार ने विधानसभा में पेश किया है। बिहार में रहने वाले शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के तकरीबन 43% लोग गरीब हैं। अगर हम अपनी स्क्रीन पर दिखा सकते हैं तो बेहतर तरीके से उस पर बात हो जाएगी। ये दिखाते हैं आपको। सर्वे में देखिए, इससे पहले अब तक इतना बताया गया था किस जाति के कितनी आबादी, कितने लोग हैं। अब उसमें कितने गरीब हैं, कितने सबल हैं, उसका कुछ डेटा जो है वो और शेयर किया गया है। शेड्यूल कास्ट की आबादी बताई गई लगभग 20%, 19.65%। इसमें से लगभग 43% लोग गरीब माने गए हैं। अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के 2.25% के करीब आबादी है और इसमें 42% तकरीबन आबादी गरीब है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लास, उसकी देखिए आबादी 36% से ज्यादा है और इसमें गरीबों की संख्या लगभग 33.5% है। पिछड़ा वर्ग ओबीसी, उसमें 27% आबादी है और इसमें 33% लोग गरीब माने गए हैं, वंचित माने गए हैं। सामान्य वर्ग में जनरल कैटेगरी की आबादी जो है 15.5% के करीब है और इसमें गरीबी का अनुपात 25% के करीब जो है वो माना गया है। कुछ और आंकड़े जो है उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। अब कुछ सवर्ण वर्ग की जातियां जो है उनका अलग से स्पेसिफाइड डेटा जो है। भूमिहार 3.25% आबादी और इसमें 27.5% गरीबी है। ब्राह्मणों की आबादी 4.25% के करीब, इसमें लगभग 25.5% के करीब लोग गरीब माने गए हैं। राजपूतों की आबादी है 3.5% के करीब, इसमें लगभग 25% लोग गरीब हैं। कायस्थों की संख्या आधा % से कुछ ज्यादा है और इसमें लगभग 14.25% के गरीब लोग माने जा रहे हैं। कायस्थों में इस वक्त सबसे ज्यादा, लेकिन सवर्णों में कायस्थों में सबसे ज्यादा गरीब लोग बताए गए। यादवों की बात देखिए, आबादी में लगभग 14.25%, गरीबी दर लगभग 36% के आसपास। कुशवाहा समाज 4.21% आबादी और लगभग 34.5% उसमें से गरीब है। कुर्मी, जिससे जाति से मुख्यमंत्री खुद आते हैं, लगभग 3% आबादी है और 30% लोग उसमें गरीब हैं। बनिया समाज ये पिछड़े वर्ग में माना जाता है बिहार में, उसमें 2.32% आबादी है और लगभग 24.5% लोग उसमें से गरीब हैं। अब गरीबी की क्या परिभाषा स्पेसिफाई की गई है राज्य सरकार की तरफ से, ये भी बात करने लायक है। तो आप देखिए, अब ये इनकम के हिसाब से जो है किसकी कितनी इनकम है, उसमें कितने लोग आते हैं वो देखिए। जो लोग 6,000 रुपया तक कमा रहे हैं, मैं मान रहा हूं ये महीना का डेटा है, अगर आप 6,000 रुपये महीना कमा रहे हैं तो उसमें सामान्य वर्ग में लगभग 26% लोग आ जाते हैं। तो 26% सामान्य वर्ग का आदमी बिहार में मात्र 6,000 रुपया कमा रहा है। 6 से 10,000 रुपया कमाने वाला लगभग 24% है, 10 से 20,000 कमाने वाला 19% है, 20 से 50,000 रुपया कमाने वाला 17% के करीब है और मात्र लगभग 10% के करीब लोग हैं जो 50,000 से ज्यादा लोग कमाते हैं सामान्य वर्ग में। ऐसे ही पिछड़ा वर्ग में देखिए 33% लोग सिर्फ 6,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, 50,000 से ज्यादा कमाने वाले 4% है। ओबीसी एमबीसी में मोस्ट बैकवर्ड क्लास में अति पिछड़ा वर्ग 6,000 रुपया तक कमाने वाला आदमी 33.5% के करीब है। केवल लगभग 2.25% जो है वो 50,000 से ऊपर कमा रहा है। अनुसूचित जाति में शेड्यूल कास्ट में 43% के करीब 6,000 रुपया तक लोगों की मासिक आय है और केवल 2.25% लोग ऐसे हैं शेड्यूल कास्ट में बिहार के जो 50,000 से ज्यादा कमाते हैं। और ट्राइबल में भी आपको लगभग ये अनुपात, इससे थोड़ा सा ज्यादा 50,000 से कमाने वाले वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बिहार की गरीबी जातियों में कैसे बटी हुई है, इसका आंकड़ा देखिए इस वक्त आपके सामने है। और इसकी मांग लगातार हो रही थी कि सिर्फ ये बताने से काम नहीं चलेगा बिहार की सरकार की तरफ से किसकी जाति क्या है और उसकी आबादी क्या है, ये भी बताएं कि आखिर उस जाति के लोगों को मिला क्या है, अभी कितनी स्थिति उनकी सुधरी है और कितने लोगों तक सरकार का काम पहुंचना अभी बाकी है। तो वो डेटा इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये चौंकाने वाला डेटा कुछ मायनों में इसीलिए है, अभी भी देखिए 6,000 रुपया महीना पर गुजर बसर करने वाले 33, 34, 35% के करीब हर आपको समाज में, किसी भी समाज में देखिए तो उतना लोग आपको मिल पा रहा है। ये बिहार की हकीकत है। हर्षवर्धन, देखिए सबसे पहले तो ये कि देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक बिहार है। 45,000 रुपया औसत आमदनी है वहां की। अब इसी से आप अनुमान लगा लीजिए, और ये 45,000 जब मैं बता रहा हूं तो देश की जो औसत आय है वो 1,80,84,000 ऐसे कुछ, मतलब 2.25 लाख से ज्यादा है जो औसत है।
तो इससे भी आप अनुमान लगाइए कि बिहार के लोग राष्ट्रीय औसत से कितना गरीब हैं। नंबर एक। वही अगर आप कर्नाटक की बात करेंगे, तेलंगाना की बात करेंगे, तो वहां के लोगों की औसत आय 3 लाख रुपए से ज्यादा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। अब इसको जब हम कहते हैं कि जाति के संदर्भ में, तो 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। एक तो ये कि जो चर्चा हम लोग बार बार कहते हैं कि ये ओबीसी आरक्षण, ये सचमुच मुद्दा नहीं है। हर जातियों में लगभग थोड़ा सा अंतर है, 6 से 7% का अंतर है अगर आप जनरल और ओबीसी से कहें, लेकिन जब जनरल और एससी एसटी से कहते हैं तो वो अंतर लगभग 20% का ये जो स्क्रीन पर इस वक्त है डेटा, इसको रोकिएगा जरा, इसी पर रोकिएगा जरा। ये लगभग 20% हो जाता है। और जब आप कहते हैं कि नीचे वाला, तो अगर आप ध्यान से देखें तो जिसको हम लोग बार बार चर्चा कर रहे थे, भारत के संविधान के लिहाज से बात कीजिए तो गरीब की जाति आप देखेंगे तो चाहे ब्राह्मण हो और जिसको भूमिहार, जिसको सामंती दृष्टि से देखा जाता है, वो भी गरीब है और सवर्णों में सबसे गरीब है वो। मुझे लगता है कि जातियों के लिहाज से आर्थिक आधार पर बात करने वालों को फिर से सोचना चाहिए, नए सिरे से बहस होनी चाहिए। और सचमुच ये आंकड़े अगर सही हैं, जाति गणना की तरह अगर इस पर कोई संदेह नहीं आ गया, किसी ने सवाल नहीं खड़ा कर दिए, तो मुझे लगता है कि सरकारों को सोचना चाहिए कि उनकी योजनाएं किस तरह से काम कर रही हैं और ओबीसी, एमबीसी और खास करके एससी एसटी, उसका फासला कितना है, उस पर भी बात होनी चाहिए। देखिए, इसमें आप मोटे तौर पर अभी जो आपके सामने डेटा चल रहा है, इसमें आप ऊपर की जो 3 रो हैं उन पर अगर आप ज्यादा गौर करें, भाई आप आरक्षण की बात करते हैं, हर जो भी लाभ दिया जा रहा है बैकवर्ड क्लास के लिए, मतलब मैं जाति के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, जो भी पिछड़ा व्यक्ति है राज्य का, उसको आप लाभ देने की कोशिश करते हैं ना, तो उसमें आप देखिए सामान्य वर्ग 15% के करीब है, 14-15% के करीब, उसमें केवल 10%, उसका 10% ऐसा है जो 50,000 रुपए से ज्यादा महीने का कमा रहा है। आज की तारीख में कोई भी प्रदेश, कोई भी देश का हिस्सा हो, 50,000 रुपया महीना क्या मायने रखता है किसी के लिए, आप सब लोग समझते हैं। 50,000 रुपए में क्या गुजर बसर होती है एक परिवार के आदमी की, लेकिन उसमें 10% आपको सामान्य वर्ग का आदमी मिलेगा। पिछड़ा वर्ग में जाते जाते वो 4-4.25% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जाते जाते वो मात्र 2.25% रह जाता है। ये हालांकि आबादी बहुत बढ़ जाती है, वो 15% है, तो फिर यहां पर 30% के ऊपर जो है अदर बैकवर्ड क्लास, नहीं, इसमें एक आंकड़ा जो थोड़ा ध्यान से, 10,000 तक अगर औसत आय देखें तो चाहे सामान्य हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अत्यंत पिछड़ा, उनकी करीब 50 से 60% आबादी हो जाती है। यानी तीनों जातियों में, सामान्य, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा। मैं कह रहा हूं इसमें क्या अंतर करें, कोई आदमी 6,000 कमा रहा है या 20,000 कमा रहा है, क्या फर्क पड़ता है? 50,000 फिर भी चलिए एक ऐसा आप मान सकते हैं कि परिवार एक कोशिश कर सकता है, ठीक ठाक जीवन जीने की कोशिश कर सकता है, कम से कम खाने का नहीं सोचना पड़ेगा। दरअसल असली लड़ाई यही होनी चाहिए कि आप इसको कैसे आप 10,000 को 50,000 की तरफ ले जा पाए। अगर आप ये कहेंगे कि इसी 10,000 में कैसे हम जातियों को लड़ाकर झगड़ा करें, तो आप किस तरफ राज्य को ले जाना चाहते हैं ये भी, और आप इसमें बांटना चाहते हैं कि ये इसको इतना आरक्षण और इसको इतना आरक्षण, क्या अंतर कर लेंगे आप इसमें सामान्य वर्ग का व्यक्ति और अति पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति में? बिल्कुल सर, आज के अगर डाटा को देखें तो सामाजिक न्याय का जो फॉर्मूला राजनीतिक दल देते हैं और उसके आधार पर जिस आरक्षण की बात करते हैं, उसको ये डाटा सीधे सीधे ठेंगा दिखाता नजर आ रहा है। इसमें आप देखें तो पिछड़ा और अति पिछड़ा, इसमें भी कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा है, जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। दूसरी तरफ जिस भूमिहार कम्युनिटी को माना जाता है कि सामंती और लैंड होल्डर हैं, उसमें निश्चित तौर पे उसमें बहुत सारा एक बड़ा हिस्सा रहता है जो कि लैंड होल्डर हैं, लेकिन सवर्णों में वो सबसे गरीब, और वो गरीबी भी ऐसी वैसी नहीं, लगभग 27% दिख रही है। तो ये डाटा तो कम से कम ये बताता है कि जिस आरक्षण की राग को छेड़ के राजनीति की जाती है, जिस फॉर्मूले के आधार पे, जिस परसेप्शन के आधार पे, वो परसेप्शन अपने आप में पूरी तरह से गलत है। कम से कम ये डाटा ऐसा ही बताता है। और ऐसे में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जो राजनीति है और इस डाटा के सहारे जो राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही थी, कम से कम जो आंकड़े हैं वो उस पर तमाचा जैसा लग रहा है। और यहाँ पर वाकई दिलचस्प होगा ये देखना कि आगे इस पर वो रिएक्ट कैसे करते हैं। हमारे देश के नीति निर्धारकों की सोच में एक कोई आमूलचूल रेडिकल परिवर्तन आने की जरूरत है, ये बता रहा है। आपका जो सोचा समझा तरीका था पिछड़ों को आगे लाने का, गरीब को बेहतर बनाने का, उसका जीवन बेहतर बनाने का, वो काम नहीं कर रहा है। आरक्षण की व्यवस्था से क्या लाभ हुआ होगा इसमें आप देख लीजिए, किसी को क्या मिला होगा। अच्छा, बिहार तो वो राज्य है ना जिसने बैकवर्ड में भी अब क्लासिफिकेशन कर रखा है, ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड हो गया। क्या उसका क्या अंतर आपने कर दिया है लोगों के जीवन में, ये इससे दिखाई दे रहा है। क्या अंतर है सवर्ण का और अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति के जीवन में, क्या अंतर आपको मिल पा रहा है? नहीं, इसको एक थोड़ा सा उदाहरण के साथ अगर मैं समझाऊं कि जैसे इस देश में कई बार कहा जाता है कि हिंदी पट्टी, बीमारू राज्य,
अगर आप ध्यान से समझें तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये जो आगे बढ़ने वाले राज्य हैं उनको आप पीछे खींचे। करना क्या है, आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे जो राज्य हैं उनको ऊपर करना है। और मैं यहां ये फिर से कह रहा हूं, आंकड़ों के आधार पर सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग में कोई बहुत अंतर नहीं है, लेकिन अनुसूचित जनजाति, जाति अभी बहुत पीछे, उनको भी हमें बराबर लेकर आना है, सबको समान अवसर देना। नहीं देखिए, आप ही जो बात आपने कही, समीर जी से पूछता हूं, आप जब कर्नाटक की, तमिलनाडु की बात करते हैं कि भाई वहां वो हम सब मानते हैं ना कि यूपी बिहार से तो कर्नाटक तमिलनाडु बेहतर है, वहां का व्यक्ति बेहतर जीवन जी रहा है, तो वो क्या वहां लोगों, वहां जो आरक्षण व्यवस्था है उसकी वजह से कुछ हुआ? आज आप अगर तमिलनाडु को जानते हैं या कर्नाटक को जानते हैं तो किस लिए पहचानते हैं? वहां इंडस्ट्री लगती है, आप इसलिए उसको पहचानते हैं। वहां लोगों को रोजगार ज्यादा मिल रहा है, इसलिए आप उसको पहचानते हैं। वहां जो पब्लिक वेल्थ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बेटर है, लेकिन पहले वेल्थ तो क्रिएट करो, पहले आप वो धन तो लाइए बांटने के लिए, तब तो आप बंटवारा करेंगे। क्या हम यूपी बिहार जैसे राज्य क्या बांटेंगे इसमें? समीर जी, मुझे लग रहा है जो डाटा सार्वजनिक किया है नीतीश कुमार और लालू के चेहरे पे एक तमाचा है। आप देखिए, इन्हीं लोगों ने वहां पे राज किया है। 15 साल लालू प्रसाद राज करते रहे, नीतीश कुमार 15 साल वहां राज करते रहे। 30 साल के राज के बाद आप जिन लोगों की राजनीति करते रहे पिछड़ा वर्ग की, आज उनकी हालत देखो। 6,000 में कितने परसेंट लोग जा रहे हैं, 10,000 में जा रहे हैं। आप न सरकारी योजनाओं को वहां लागू कर पाए, उनके विकास के लिए कोई योजना नहीं ला पाए, कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं कर पाए, सिर्फ पिछड़े लोगों की राजनीति करते रहे, सत्ता पाते रहे, और आपका राज्य जो रहा सबसे गरीब राज्य बना रहा। मुझे लग रहा है ये बहुत एक शर्मिंदगी की बात है वहां के जिस हिसाब से उन्होंने डाटा प्रदर्शित किया है सरकार के लिए, कि सरकार सिर्फ सत्ता की राजनीति करती रही, और आज भी वह यह बताकर सत्ता की राजनीति करना चाहती है कि लोगों को जाति में तोड़ो और अपनी सत्ता बरकरार रखो। मुझे लग रहा है सरकार को उसे सबक लेने की जरूरत है और ऐसी योजना लाने की जरूरत है कि कम से कम लोग एक सम्मानजनक जिंदगी जी सकर वहां पे। और बिहार से जो पलायनवाद शुरू हुआ है कि लोग वहां अपने रोजगार के लिए पूरा बाहर निकल जाते हैं, कम से कम उस पर रोक लगे अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है तो। अब ये तो हकीकत है, और ये हकीकत हम इसलिए कह रहे हैं भाई सरकार खुद ही बता रही है। कोई भी सरकार कोई डेटा अगर उसके हाथ में है कि उसको अगर थोड़ा पॉलिश वॉलिश करके पेश कर सकती है, अगर कर सकती है तो कि हमारे लिए कम एम्बैरेसमेंट हो तो वो कोशिश करती है, उसके बावजूद ये आंकड़े हैं। अब याद कीजिए, इसमें अमित शाह जो बात कह रहे थे, उन्होंने सभा में एक बात कही कि कोई ये जो सर्वे किया गया इसके पीछे मंशा यही थी कि हमारा जो वोट बैंक है उसकी तादाद बढ़ा करके बताओ। तो बिहार के अंदर कास्ट सर्वे में मुसलमानों की तादाद को, यादवों की तादाद को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया था। अब ये डेटा देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि ये पब्लिश करके डेटा नीतीश कुमार को कोई बहुत गुडविल मिलने वाली थी, शाबाशी मिलने वाली थी, ऐसा तो नहीं है। तो क्या असल वजह वही थी कि जो अमित शाह कह रहे हैं? बिल्कुल सौरभ, और इसके चलते आपने देखा कि इसको दो हिस्सों में इस रूप में बांटा गया कि इन आंकड़ों को जो कि पहले दिन ही साथ में लेके आना चाहिए था, लॉजिकल लगता वो काम नहीं किया गया, और उसमें जो परसेप्शन का मैसेज देने की जो कोशिश की गई थी यादव समूह को जिस प्रकार से पेश किया गया है, उस आंकड़ों को अगर आप देखें तो सीधे सीधे वो परसेप्शन का मैसेज देने की कोशिश की गई थी। और क्योंकि उनके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा लगातार बनाया जा रहा था, तो ऐसे में इस डाटा को और आगे बहुत लंबे समय तक नहीं टाला जा सकता था। लेकिन ये जो डाटा है, निश्चित तौर पे वो जो मंशा थी, उस मंशे को बड़ा गहरा धक्का लगा होगा आज के डाटा के आने से। और अगर आप दिख रहा है कि 1/4 हिस्सा उस कम्युनिटी के लोग के जिसके खिलाफ आप अपनी पॉलिटिक्स करते रहे हैं, उसके लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, तो समझा जा सकता है कि ग्राउंड पे स्थिति कैसी है, वो भी तब जबकि लगातार शासन में आप लोग रहे और इतने लंबे समय तक रहे। चलिए, और अभी तो देश भर में मांग हो रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बिहार में क्या हासिल हुआ, या आपने नहीं, अब जातिगत जनगणना होनी चाहिए या अवसर बेहतर करने चाहिए, क्योंकि जनगणना से तो आपको सैंपल साइज मिल गया ना। हाँ। आपको तो पता चल गया ना कि चावल पका कितना है, आपके सामने आ गया है। तो अब लोगों को चावल मिले, खाने को मिले, इसका जुगाड़ कीजिए, अवसर ज्यादा कीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। नीतीश जी तो कह रहे हैं बिहार में बाहर है।